नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। देश में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यह पार्टी हमेशा चुनावी मूड और मोड में रहती है। यह भी कहा जाता है कि ये 24/7 चुनाव लड़ती रहती है। पर यह कम लोग महसूस करते होंगे और जानते होंगे कि यह पार्टी छोटे से लेकर बड़ा तक चुनाव पूरी शिद्दत से, पूरी इज्जत दांव पर लगा के लड़ती है। चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का। इन दिनों इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी की पूरी इज्जत, पूरा का पूरा समय, पूरी की पूरी रणनीति राष्ट्रपति चुनाव को जीतने में लगी हुई है। हालांकि चुनाव जीतने के लिए एनडीए गठबंधन बहुत थोड़े से वोट से पीछे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता है, पुराने अपने स्कोर को और आगे बढ़ाना होता है। उनका लक्ष्य होता है पूरे के पूरे विपक्ष में किस तरह तोड़ फोड़ मचा करके बताया जा सके कि इस इशू पर, यानी एक जनजाति की महिला को राष्ट्रपति बनाए जाने के इशू पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में कितना बिखराव है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को एक और महाराष्ट्र में सरकार बनानी पड़ी, शिवसेना को तोड़ना पड़ा। दूसरी ओर जल्द ही राजस्थान में भी 9-10 विधायक अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देते नजर आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपको उत्तराखंड में भी कांग्रेस में टूट नजर आ रही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसी चालें चलती है जिन चालों में विपक्ष के कुछ न कुछ लोग फंस जाएं और विपक्ष निरुत्तरित हो जाए। हालांकि विपक्ष आज की तारीख में तकरीबन नगण्य है, क्लीव हो गया है। अब हम देखते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू को जीतने के लिए चौसर बिछा रही है और उसमें किस किस तरह के दांव खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्रौपदी और यशवंत सिन्हा के बीच में कितनी दूरी होगी, कितना फासला होगा, और मुर्मू चुनाव लड़ने से पहले चुनाव जीत चुकी होंगी। पिछली बार राष्ट्रपति के चुनाव में रामनाथ कोविंद को 7,20,044 वोट मिले थे। इस बार भाजपा ने कोविंद से बड़ा स्ट्रोक खेला, इसलिए जीत का आंकड़ा 7 लाख से ऊपर होगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के एक विधायक के वोट की वैल्यू 175 है। शिवसेना के 40 विधायक भाजपा के साथ आए हैं। इस तरह 7,000 वोटों का इजाफा हो गया है। इसी तरह झारखंड के एक विधायक के वोट की वैल्यू 176 है। इनके विधायकों की संख्या 30 है। इस तरह देखें तो सबसे पहले मुर्मू को उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के हेमंत सोरेन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन दोनों के सामने असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन न तो पत्ते खोल पा रहा है, न बंद कर पा रहा है। अगर वह द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं देते हैं तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करने में कामयाबी मिलेगी कि हेमंत सोरेन शेड्यूल ट्राइब की पॉलिटिक्स तो करते हैं पर शेड्यूल ट्राइब्स के हितों की बात नहीं करते हैं। हाल फिलहाल झारखंड के विधायक के वोट की वैल्यू 176 है। हेमंत सोरेन के पास 30 विधायक हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन भी मुर्मू के साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। हेमंत के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 3 सांसद हैं। एक सांसद के मत का मूल्य 700 है। हेमंत के पास जनजाति से आने वाली मुर्मू को वोट देने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इस तरह हम देखें तो हेमंत सोरेन के फैसले के बाद 7,380 वोट द्रौपदी मुर्मू के बढ़ जाते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पास मुर्मू के पक्ष में खड़े होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मुर्मू उड़ीसा से ही आती हैं और प्रधानमंत्री ने इन्हें उम्मीदवार बनाने से पहले नवीन पटनायक से बात भी की थी। यहाँ के एक विधायक के वोट का मूल्य 149 है। इनके पास 112 विधायक हैं। 21 सांसद बीजेपी के पास हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो नवीन पटनायक 31,388 वोटों का इजाफा मुर्मू के वोटों में करते हुए दिखेंगे। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की सरकार है। जगन रेड्डी एनडीए के पार्टनर जरूर नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार के चलने और बनने के पीछे बीजेपी के लोगों का आशीर्वचन तो है ही, बीजेपी के लोगों का सहयोग तो है ही। इसे सब जानते हैं, जगन रेड्डी जरूर ही जानते होंगे। इस लिहाज से देखें तो उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के 151 विधायक हैं। एक विधायक के वोट की वैल्यू 159 है।
14 एमपी इनकी पार्टी के हैं। इस तरह द्रौपदी मुर्मू के खाते में 33,809 वोट जुड़ते हैं। बीजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वाईएसआर कांग्रेस और महाराष्ट्र में हुए परिवर्तन के बाद 80,000 वोटों का इजाफा मुर्मू के वोटों में हो जाता है। अगर ये 80,000 वोट एनडीए के वोटों में जोड़ दिया जाए तो एनडीए की वोटों की संख्या बढ़कर के 5.96 लाख हो जाती है, जो मुर्मू के जीत के लिए पर्याप्त है। पर भाजपा की तैयारियों पर नजर दौड़ाएं तो आंकड़ा 7 लाख से कहीं पार पहुंच जाए तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 543 लोकसभा सीटों में से 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों का आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति का किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा, उसके सामने मजबूरी होगी कि वो मुर्मू को वोट दे या अपनी जमात में, अपनी जात में अपनी हैसियत को कम कराए। यह देखना होगा कि कौन किस तरह का विकल्प चुनता है, पर राजनेताओं के लिए वोट सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए लगता है कि जनजाति क्षेत्र से आने वाले ज़्यादातर लोग मुर्मू को ही चुनेंगे। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए आधे से एक वोट ज़्यादा की ज़रूरत होगी। इस लिहाज से कम 5,43,216 वोट चाहिए, जबकि द्रौपदी मुर्मू, बीजद, वाईएसआर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महाराष्ट्र में हुए परिवर्तन के बाद 5,96,000 वोटों के हकदार हो जाती हैं, यानी वो जीत से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास 5.26 लाख वोट हैं, जिनमें बीजेपी के साथ जेडीयू, AIADMK, अपना दल एस, एलजेपी, एनपीपी, निषाद पार्टी, एनपीएफ और MNFL छोटे दल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 9 विधायक अपने खाते में जोड़ लिए हैं। इन विधायकों में राजा भैया के 2 विधायक, शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक आते हैं और ये सब लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दावत में शरीक हुए थे। अब इन वोटों को और जोड़ दिया जाए तो अब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत से कितना आगे निकलती चली जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए बहुमत के आंकड़े से केवल 1% वोट से पीछे है, जबकि भाजपा के पास अकेले 42% से ज़्यादा वोट है। बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल वोट का 48% वोट है। कुल वोट 10.86 लाख हैं, उसमें बीजेपी प्लस के पास 5.26 लाख वोट है। बहुमत का आंकड़ा 5.43 लाख का है। बीजेपी की वोट वैल्यू साल 2017 की तुलना में घटी जरूर है। 2017 में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के लिए 7,02,044 वोट हासिल किए, लेकिन आज एनडीए के कुल वोटों की वैल्यू घटकर 5,26,000 हो गई है, जो कि बहुमत के आंकड़े से थोड़ा कम है। दरअसल लोकसभा में बीजेपी की सीटों की संख्या जरूर बढ़ी है, पर क्षेत्रीय पार्टियों से बीजेपी का तालमेल बिगड़ा है। राज्यों की विधानसभा सीटों में भी कई जगह कमी आई है। दूसरी ओर कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राजद और एनसीपी के वोटों का कुल वैल्यू 2.59 लाख है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में तीसरा मोर्चा यानी टीएमसी, एसपी, आम आदमी पार्टी, केरल की लेफ्ट पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इनके वोटों की वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है। एनडीए वोट वैल्यू 5.26 लाख है। इस लिहाज से देखा तो हम कह सकते हैं कि मतदान से पहले द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत चुकी हैं और रामनाथ कोविंद का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पार कर चुका है। यह चौसर बैठाने में वह कामयाब हो गया है, तभी तो बहुत आश्वस्त भाव से पूरी तरह अब यह पार्टी सिर्फ वोटों की गणना कर रही है, गिनती कर रही है, उन्हें सेट कर रही है। अभी भी वो चुनाव के मूड और मोड में है। जब राष्ट्रपति चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो वो किस अगले चुनाव के मूड और मोड में आती है, यह देखना है। मुर्मू और यशवंत के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। यशवंत सिन्हा का राजनीतिक अतीत भी इतना खराब है कि भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार नहीं कर रही है। ये वही यशवंत सिन्हा जिन्होंने भारत का सोना गिरवी रखा था जब चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री थे। भारत के किसी भी छोटे से बड़े समाज में सोने का गिरवी रखना यह बताता है कि अब घर में कुछ नहीं बचा है, हम दिवालियापन की ओर जा रहे हैं। यह बात दूसरी है कि यशवंत सिन्हा के इन सारे गुणों की भी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में बड़ा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने जुटा लिया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कितनी सफल हुई है यह हम नतीजों के आने तक इंतज़ार करके देखेंगे, पर इतना सही है कि कहीं से
कोई लड़ाई द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में नहीं है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।